लास्ट लेक्चर में हम रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम टू हार्मोनिक लोडिंग डिस्कस कर रहे थे और इसी डिस्कशन को आज कंटिन्यू करेंगे, बल्कि इसको कंक्लूड करेंगे। और उसमें हमने ये देखा था कि अगर हम एक स्ट्रक्चर जो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स अगेंस्ट हार्मोनिक लोडिंग मालूम करें तो वो रिस्पॉन्स बेसिकली तो u ऑफ t इक्वल होगा UH होमोजीनियस रिस्पॉन्स प्लस UP पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के। लेकिन हमने देखा था कि कुछ टाइम गुजरने के बाद UH ख़त्म हो जाएगा डैम्पिंग की वजह से और UP ही रहेगा और उसको हमने स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का नाम दिया था। तो UP के अंदर फिर हमने फर्दर ये देखा था कि UP इक्वल होता है रो P यानी पीक डायनामिक एम्पलीट्यूड टाइम्स D टाइम्स साइन ओमेगा बार T माइनस थीटा P। और इसमें हमें ये मालूम हुआ कि बेसिकली रो P नहीं, ये P नॉट ओवर K था यहाँ पे। सो हमने ये कहा था कि जो भी रो P है यानी जो भी एम्पलीट्यूड है डायनामिक रिस्पॉन्स का वो इक्वल है, उसको रो P कह दें, वो इक्वल है P नॉट ओवर K जो कि स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट थी टाइम्स द डायनामिक एम्पलीफिकेशन फैक्टर। और फिर हमने ये डायनामिक एम्पलीफिकेशन फैक्टर प्लॉट किया था एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा बार या एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा बार ओवर ओमेगा, जिसको हमने बीटा का नाम दिया हुआ है। सो डी को अगर वाई एक्सिस पे रखें तो हमने देखा था कि ये इसकी जो शेप है वो कुछ इस किस्म की है कि पीक वैल्यू ऑफ डी इज एट बीटा इक्वल टू 1 और वो पीक वैल्यू इक्वल होती है 1 ओवर 2 जाई के, डी इक्वल टू 1 ओवर 2 जाई। यानी इसका मतलब है जो डैम्पिंग की वैल्यू है वो ही फैसला करेगी कि डी की पीक वैल्यू बीटा इक्वल टू 1 पे क्या होगा। और ये वैल्यू हमने देखा था कि फॉर जाई इक्वल टू 0.05 यानी 5%, ये डैम्पिंग की वैल्यू होगी 10। इसी तरह 10% डैम्पिंग के लिए डी की वैल्यू होगी 5। सो इसका मतलब ये है कि एक स्ट्रक्चर अगर 10% डैम्पिंग रखता है तो रेजोनेंस पर वो अपने स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट के 5 टाइम्स डायनामिक डिस्प्लेसमेंट एग्जिबिट करेगा या शो करेगा, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। और इसके अलावा हमने फिर ये देखा था कि इस बीटा की 3 डिफरेंट रेंजेस बन जाती हैं। एक रेंज कहलाती है सूडोस्टैटिक रेंज जो स्टार्टिंग वैल्यू है, दूसरी एक्सट्रीम पर है इनर्शियल रेंज और बीच में है रेजोनेंट रेंज। बीटा इक्वल टू 1 और उसके थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे की जो रेंज है वो रेजोनेंट रेंज है। इस रेंज में रेजोनेंस होता है जिसमें अप्लाइड लोडिंग की फ्रीक्वेंसी और स्ट्रक्चर की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और यूँ हमारे पास पीक रेजोनेंट रिस्पॉन्स आ जाता है। सो अब आज के लेक्चर में हम रेजोनेंट रिस्पॉन्स को ही फर्दर आगे एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। सो u ऑफ t हमारे पास है UH प्लस UP, ये है टोटल u ऑफ t। तो जब बीटा इक्वल टू 1 होगा यानी रेजोनेंस का केस बनेगा, उस केस में UH तो यही है सारा। UP के अंदर हमें पता है कि D की वैल्यू 1 ओवर 2 जाए हो जाती है। सो लिहाजा P नॉट ओवर K 1 ओवर 2 जाए साइन ओमेगा बार T, यहाँ पर ओमेगा बार होना चाहिए, माइनस और जो थीटा P है यानी फेज डिफरेंस, वो हमने देखा था कि रेजोनेंस के केस में वो 90 डिग्री होता है। हमने ये प्लॉट भी किया था ऐसे, एक उसकी अगर थीटा P को y एक्सिस पे रखें और उसी तरह बीटा को x एक्सिस पे रखें तो हमने देखा था कि इसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है एट बीटा इक्वल टू 1। सो ओमेगा बार टी माइनस पाई बाय 2 यहाँ आ जाएगा हमारे पास। और यूँ हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर एक फर्दर चीज़ ये कि अब हमारे पास चूंकि ये टोटल रिस्पॉन्स u ऑफ t है तो हम इस पे इनिशियल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करके हम रो h और थीटा h भी मालूम कर सकते हैं जो कि अभी तक अननोन है, जो होमोजीनियस रिस्पॉन्स में पीक एम्पलीट्यूड है या जो फेज डिफरेंस है। सो रो h और थीटा h जब डिटरमिन कर लिए जाएं
और लेट्स से कि हम 0 इनिशियल कंडीशंस से ही को आगे लेके चलते हैं कि जब हार्मोनिक लोडिंग स्टार्ट हुई तो स्ट्रक्चर पे कोई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी नहीं थी, स्ट्रक्चर कंप्लीटली रेस्ट पे था। इन कंडीशंस के साथ अगर रो एच और थीटा एच कैलकुलेट करें और इसी तरह साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लें इस आइडेंटिटी से, तो फाइनली हमारे पास u ऑफ t जो आएगा रेजोनेंट रिस्पॉन्स यानी बीटा इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, वो ये इक्वेशन आएगी, ये लॉन्ग एक्सप्रेशन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिकॉज ये जो जाई टॉप में आ रहा है ऐसे, जाई की वैल्यू जाहिर है कि बहुत कम होती है, 0.005% फॉर एग्जांपल, या इससे भी कम रियल स्ट्रक्चर्स में। सो लिहाजा हम ये इक्वेशन ये पूरी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लाइटली डैम्प्ड स्ट्रक्चर्स के लिए हम इस टर्म को इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज इसमें जाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है और इसकी अपनी वैल्यू बहुत कम होती है। सो जो रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास बचेगी वो ये बचेगी। लाइटली डैम्प्ड सिस्टम्स के लिए हम रेजोनेंट रिस्पॉन्स को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और ये इक्वेशन है 1/2 जाई पी नॉट ओवर के e raised to power minus xi omega t minus 1 times cos omega t। अगर आप इस इक्वेशन में सिर्फ इतने फंक्शन को देखें, ये जो मैंने सर्कल किया है ये एक एनवेलप फंक्शन है, अगर आप इसको प्लॉट करेंगे अलग से तो आपके पास ये डॉटेड लाइन आएगी जिसमें वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है t के साथ, और जैसे जैसे t इंक्रीज हो रहा है ये वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, और फिर ये एक खास वैल्यू 1/2 जाई को कन्वर्ज हो जाती है 1/2 जाई। अगर आप y एक्सिस पे u ऑफ t डिवाइडेड बाय p नॉट ओवर k रख लें, यानी ये p नॉट ओवर k को अगर आप लेट से इसके नीचे ले जाएं, ठीक है। सो अब दूसरे मानों में ये बन गया d, बिकॉज ये u ऑफ t है डायनामिक डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट विच इज p नॉट ओवर k। सो d की वैल्यू कन्वर्ज होगी फाइनली कुछ टाइम के बाद 1/2 जाई पे, और cos ओमेगा t की वजह से ये जो असल कंप्लीट इक्वेशन बनेगी वो सॉलिड लाइन की बनेगी, उसमें यूं साइनोसाइडल वाइब्रेशंस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि द रिस्पॉन्स टू रेजोनेंट लोडिंग एट बीटा इक्वल टू 1 फॉर एट रेस्ट इनिशियल कंडीशंस, द रिस्पॉन्स बिल्ड्स अप ग्रेजुअली अंटिल द एम्पलीट्यूड अप्रोचेस द स्टेडी स्टेट वैल्यू। सो ऐसा नहीं है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जैसे ही अप्लाइड लोडिंग स्टार्ट होती है विद ओमेगा बार इक्वल टू ओमेगा या बीटा इक्वल टू 1 तो पीक एम्पलीट्यूड अचीव हो जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्स कुछ टाइम लेता है, बिल्ट अप होता है ग्रेजुअली, और फाइनली वो डी की जो पीक वैल्यू है 1/2 जाए वो अटेन कर लेता है। सो कुछ साइकिल्स लगेंगे स्ट्रक्चर को पीक एम्पलीट्यूड या रेजोनेंट एम्पलीट्यूड तक पहुंचने में। सो ये फिगर ये बता रही है कि जो रिस्पॉन्स के रेजोनेंट रिस्पॉन्स के बिल्ट अप होने का रेट है रेस्ट पोजीशन से अगर चलाया जाए तो वो क्या होगा, और वो जाई पे डिपेंड करेगा। 1/2 जाई पीक वैल्यू है, एक्स एक्सिस पे ओमेगा बार टी है, टाइम आप इसको ले सकते हैं या नंबर ऑफ साइकिल्स भी ले सकते हैं एक्स एक्सिस पे, और जाहिर है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा हर जाई के लिए जो कर्व है रिस्पॉन्स रेशियो एनवेलप, फाइनली रिस्पॉन्स की वैल्यू 1/2 जाए की डी की जो वैल्यू है पीक वैल्यू उस तक पहुंच जाएगी, लेकिन वो कितने साइकिल्स में पहुंचेगी ये जाई पे डिपेंड करता है। सो जाई की वैल्यू अगर 2% है तो ये कई साइकिल्स लेगी, 12, 15, 16 साइकिल्स। अगर स्ट्रक्चर में 5% डैम्पिंग है तो वो 1/2 जाई तक पहुंचते पहुंचते 12 या 14 साइकिल लेगा, लेकिन अगर जाई की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं तो कम साइकिल्स में ही वो पीक अचीव हो जाएगी। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर के अंदर डैम्पिंग ज्यादा है और वो हर गुजरते साइकिल के साथ डैम्पिंग फोर्स को इंक्रीज कर रहा है यहां तक कि वो अप्लाइड डायनामिक फोर्स को रेजिस्ट कर ले, बिकॉज रेजोनेंट के केस में सिर्फ डैम्पिंग फोर्स ही है जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करती है टुवर्ड्स, हमने लास्ट टाइम देखा था कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रेजोनेंट के केस में अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट डैम्पिंग फोर्स की होती है, स्ट्रक्चर जो अपने अंदर डैम्पिंग की वजह से फोर्स डेवलप करता है।
सो लिहाजा जितनी ज्यादा डैम्पिंग होगी उतना जल्दी स्ट्रक्चर पीक एम्पलीट्यूड अटेन कर लेगा रेजोनेंस के केस में। ठीक है, ये जनरल रूल नहीं है, ये जो कुछ भी हम इन 2-3 स्लाइड्स में पढ़ रहे हैं ये रेजोनेंट रिस्पॉन्स के केस में है कि जब हमें पता चल गया कि बीटा इक्वल टू 1 वाली लोडिंग अप्लाई हो रही है, सो फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्स होगा वो कैसा होगा। सो फॉर हाईली डैम्प्ड सिस्टम्स इट टेक्स ओनली अ फ्यू साइकिल्स टू रीच द पीक, लेकिन लोली डैम्प्ड सिस्टम्स के केस में कई साइकिल लगेंगे, बहुत ज्यादा साइकिल्स लगेंगे। फाइनली हर स्ट्रक्चर रेजोनेंट के केस में d की वैल्यू 1/2 ज़ाई तक पहुंच जाएगा। कुछ जल्दी पहुंच जाएंगे, कुछ लेट पहुंचेंगे डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ज़ाई। So in order that large resonant amplitude to be fully developed, 3 conditions have to be met. ऐसा नहीं है कि जैसे ही फोर्स लगी रेजोनेंट हो गया और पीक एम्पलीट्यूड अचीव हो गया। ओमेगा बार इक्वल टू ओमेगा होने की जो शर्त है, ये पहली शर्त है, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग, बीटा शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 अगर रेजोनेंस होना है तो। दूसरी शर्त ये है कि डैम्पिंग रेशियो लो हो। अगर हाई डैम्पिंग रेशियो होगी तो आपने देखा है अभी के डी का जो वेरिएशन है वो डैम्पिंग रेशियो पर डिपेंड करता है। अगर 0.1 के लिए ये वैल्यू 5 थी तो 20% के लिए ये और कम होगी, 25% के लिए और कम होगी। सो अगर आपने लार्ज एम्पलीट्यूड या डी की हाई वैल्यूज एक्सपेक्ट करनी है तो डैम्पिंग रेशियो 0.05 या इससे भी कम होनी चाहिए, तब आपकी डी की वैल्यू 10 या 15, 20 इस तरह होगी और लार्ज एम्पलीट्यूड डेवलप होगा रेजोनेंस के केस में। और तीसरी शर्त यह है कि एक्साइटेशन की भी, लोडिंग की भी सफिशिएंटली लॉन्ग ड्यूरेशन हो, इतनी हो कि स्ट्रक्चर पीक एम्पलीट्यूड डेवलप कर ले अपने अंदर। फॉर एग्जांपल विंड लोडिंग है वो कई घंटे तक रहती है स्ट्रक्चर पे, अगर एक डायरेक्शन में वो लगे तो वॉर्टेक्स फ्लो जो विंड लोडिंग की वजह से होता है वो हार्मोनिक फोर्स काफी देर तक डेवलप कर सकता है जिससे रेजोनेंस हो सकता है। इसी तरह अगर आपने कोई एक्सेंट्रिक मशीन या मोटर, अनबैलेंस्ड मोटर इंस्टॉल की हुई है स्ट्रक्चर पे जो रोटेट होती है, जिसमें मोटर रोटेट होती है और जब वो रोटेट होती है तो स्ट्रक्चर पे पुश पुल के साइकिल्स अप्लाई होते हैं अप्लाइड फोर्स की शक्ल में, उस सूरत में भी रेजोनेंस हो सकता है अगर उस मोटर की फ्रीक्वेंसी रोटेट होने की वो स्ट्रक्चर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए। सो ये 2 एग्जांपल्स हैं जो रियल केसेस हैं जिनमें स्ट्रक्चर में रेजोनेंस डेवलप हो सकता है। सो रेजोनेंस की वजह से डायनामिक रिस्पांस जो है वो स्टैटिक रिस्पांस से बहुत डिफरेंट होता है और हमने ये देखा है कि रेजोनेंस मैग्निफिकेशन मेनली गवर्न करती है डैम्पिंग से। डैम्पिंग की वैल्यू अगर हाई होगी तो इवन रेजोनेंस के केस में भी कोई खास मैग्निफिकेशन नहीं होगी। सो अब C की वैल्यू जो है वो जनरली तो आप थ्योरेटिकली डिटरमिन नहीं कर सकते, बिकॉज C का जो ओरिजिन है वो हमने देखा है कि वो एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, क्रैक की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की वजह से जो एनर्जी डिसिपेट हो जाती है वो है। सो C को एग्जैक्टली डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल है और C की वैल्यू ही असल में डायनामिक एनालिसिस में एक मेजर सोर्स ऑफ एरर है, बिकॉज हम सिर्फ इसको एक अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये पास्ट एक्सपीरियंसेस से, एक्सपेरिमेंट से ये डिटरमिन की जाती है और फिर डायरेक्टली यूज कर ली जाती है। तो जैसे कि फ्री वाइब्रेशन के लेक्चर में हमने देखा था कि एक तरीका तो इसका ये है, फ्री वाइब्रेशन डीके को स्टडी कर लिया जाए। स्ट्रक्चर को आप हिट करें और उसके बाद उसका u ऑफ t जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड रिस्पॉन्स है वो डिटरमिन कर लें और फिर उसके बाद देखें कि वो किस रेट से डीके हो रहा है। वो जो रेट है वो जाहिर है कि ज़ाई पर डिपेंड करेगा और यूं हमने उसमें लेक्चर में देखा भी था कि लॉगरिथमिक डेक्रीमेंट डेल्टा जो है उसके जरिए हम मालूम कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर में कितनी डैम्पिंग है। एक और तरीका जो है जो अभी हम हार्मोनिक लोडिंग की अंडरस्टैंडिंग के बाद C को या ज़ाई को डिटरमिन करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व को इस्तेमाल किया जाए। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व हमने देखा है कि वो क्या है, जिसमें y एक्सिस पे u ऑफ t है या u ऑफ t को p नॉट ओवर k से नॉर्मलाइज कर लें, d बन जाएगा वो, और x एक्सिस पे ओमेगा बार है। तो अगर हम ये कर्व भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर लें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि
जाई की वैल्यू क्या होगी। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल हम स्ट्रक्चर पे एक हार्मोनिक लोडिंग अप्लाई करें, सेम एम्पलीट्यूड रखें, लेकिन उसका ओमेगा बार चेंज करते जाएं। ओमेगा बार ओवर ओमेगा कर लें तो बीटा बन जाएगा एक्स एक्सिस पे। सो यूं बेसिकली जब अप्लाइड लोडिंग की फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज करेंगे और एक्सपेरिमेंटली पीक रिस्पॉन्स मालूम करेंगे, तो यूं हमारे पास एक एक हर एक्सपेरिमेंट के नतीजे में एक पॉइंट आता जाएगा। आपने एक ओमेगा बार रखी अप्लाइड लोडिंग की, उससे पीक यू ऑफ टी मालूम कर ली, बेसिकली यू मैक्स, उसको पी नॉट ओवर के से नॉर्मलाइज करके डी मालूम कर लिया। सो एक ओमेगा बार पर एक डी आ गया, एक पॉइंट आ गया। इसी तरह दूसरे ओमेगा बार पे, तीसरे ओमेगा बार पे, यूं आप सारे ओमेगा बार की वैल्यूज पर कोई ना कोई डी की वैल्यू मालूम करते जाएं जो एक्सपेरिमेंटली आ रही हैं, और फाइनली आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व आ जाएगी जो एक्सपेरिमेंटल कर्व होगी। फिर आप ये कर सकते हैं कि आपको ये मालूम है थ्योरेटिकली कि जो इसकी पीक वैल्यू होगी, जो बीटा इक्वल टू 1 पर होगी, ऑब्वियसली ये वैल्यू इक्वल होती है 1/2 जाए के, 1/2 जाए। सो चूंकि एक्सपेरिमेंटली ये पीक आपको मालूम है, आप इसको 1/2 जाए के इक्वेट करें और जाए कैलकुलेट कर लें। सो यूं एक स्ट्रक्चर का एक्सपेरिमेंटली जाए भी, डैम्पिंग रेशियो भी मालूम की जा सकती है। ये हार्मोनिक लोडिंग के रिस्पॉन्स से हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिली है। सो यूं अगर आप एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व कैलकुलेट करें तो आपको पता है कि डी की मैक्सिमम वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये 1/2 जाए होती है। सो जाए 1/2 डी बन जाएगा, या 1/2 डी के लिए आपको पता है कि यू नॉट ओवर यू स्टैटिक या यू मैक्सिमम ओवर यू स्टैटिक जो है वो डी होता है। सो एट बीटा इक्वल टू 1 यानी ओमेगा बार इक्वल टू ओमेगा के ऊपर यूं आप जाए मालूम कर सकते हैं। सो ये फोर्स्ड वाइब्रेशन टेस्ट कहलाएगा, बिकॉज इसमें आपने फोर्स अप्लाई की है और स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स कैलकुलेट किया है। जो पहले आपको एग्जांपल दी थी फ्री वाइब्रेशन टेस्ट की, उसमें आपने फोर्स अप्लाई नहीं की थी। आप स्ट्रक्चर को अगर हिट कर रहे हैं तो बेसिकली स्ट्रक्चर के अंदर इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट कर रहे हैं, या स्ट्रक्चर को अगर डिस्प्लेस करके रिलीज कर रहे हैं और फिर उसका डीके देख रहे हैं, उस सूरत में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर रहे हैं। सो लिहाजा वो फ्री वाइब्रेशन टेस्ट था, ये फोर्स वाइब्रेशन टेस्ट के भी जरिए आप जाई मालूम कर सकते हैं। अब टुवर्ड्स द एंड हम इसी थ्योरी को जो हमने हार्मोनिक फोर्स के लिए डेवलप की है, हार्मोनिक ग्राउंड मोशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। बिकॉज हमने स्टार्ट में देखा था कि अगर आपके स्ट्रक्चर पे पी ऑफ टी अप्लाई हो रहा है, और दूसरा केस ये है कि जिसमें यू जी ऑफ टी बेस के ऊपर एज अ डिस्प्लेसमेंट अप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों केसेस कन्वर्टेबल थे। आप सिंपली ये करें कि यू जी का डबल डॉट लें, उसको एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करें ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट को, और -m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक फोर्स आ जाएगी जिसको P इफेक्टिव कहते हैं। ये फोर्स अगर आप P ऑफ T की जगह अप्लाई कर दें तो वही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा जो ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करने से होगा। सो लिहाजा एग्जैक्टली यही काम हम यहाँ पे हार्मोनिक ग्राउंड मोशन के केस में करते हैं कि लेट्स से स्ट्रक्चर रेस्ट पे है, हमने एक उसकी बेस को हार्मोनिकली शेक किया है, यानी पुश एंड पुल अप्लाई किया, लेकिन एज अ फोर्स नहीं अप्लाई किया, बल्कि पुश और पुल की डिस्प्लेसमेंट्स अप्लाई की हैं उसकी बेस पे। सो लिहाजा हम डिफाइन करते हैं हार्मोनिक ग्राउंड शेकिंग, यू जी ऑफ टी इज इक्वल टू यू जी नॉट विच इज द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्राउंड शेकिंग टाइम्स साइन 2 पाई एफ बार टी। अब इसमें एफ बार जो है वो फ्रीक्वेंसी है हार्मोनिक शेकिंग की। सो ये हार्मोनिक शेकिंग की डेफिनेशन है। यू जी ऑफ टी जो बेस पर अप्लाई किया गया है वो सिंपली हार्मोनिक शेप का है और उसका पीक एम्पलीट्यूड यू जी नॉट है, ठीक है, और टी बार उसकी टाइम पीरियड है, लेकिन ये स्ट्रक्चर का नेचुरल टाइम पीरियड नहीं है, ये शेकिंग का टाइम पीरियड है। ये वो टाइम है जिसमें अर्थ जो है या ग्राउंड जो है वो एक चक्कर मुकम्मल कर रही है। एफ बार जो है वो फ्रीक्वेंसी है ग्राउंड मोशन की। सो इफेक्टिव फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे -m टाइम्स यू जी डॉट डॉट। सो डबल डेरिवेटिव ले लिया हमने, जो ग्राउंड शेकिंग थी साइनोसाइडल, वो डबल डेरिवेटिव ये आ गया पूरा, इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया -m से,
और यूं हमारे पास एक साइनोसाइडल ही पी इफेक्टिव आ गया दोबारा, यानी पी इफेक्टिव देखें, जाहिर है कि साइन कॉस में गया होगा, फिर कॉस दोबारा साइन में आ गया जब यू जी डॉट डॉट किया, डबल डेरिवेटिव किया। सो लिहाजा दूसरे मानों में जो पी इफेक्टिव आया है वो भी साइन फंक्शन ही है, सिर्फ फर्क ये है कि उसके साथ ये जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है, ये जो स्केयर है, इसको अगर पी नॉट कह दिया जाए, पी नॉट, तो बाकी वही है पी नॉट इंटू साइन 2 पाई एफ बार टी या ओमेगा बार इंटू टी। सो इसका मतलब है कि एग्जैक्टली वही थ्योरी जो अभी हमने हार्मोनिक फोर्स के लिए डेवलप की है, वही हार्मोनिक ग्राउंड शेकिंग के लिए भी लग सकती है, बिकॉज हमने जब उसका पी इफेक्टिव मालूम किया तो वो भी साइनोसाइडल था, और उसकी भी फॉर्म वही थी कि एक कांस्टेंट चीज मल्टीप्लाई हो रही है इनटू साइन ओमेगा बार टी के साथ, उस कांस्टेंट चीज को पी नॉट कह दें, पी नॉट रिप्लेस कर दें सारी थ्योरी में। सो यूं हमारे पास हार्मोनिक ग्राउंड शेकिंग का रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो वो ये बनेगी, सेम इक्वेशन है, राइट हैंड साइड पे पी इफेक्टिव है, और पी इफेक्टिव ये अभी हमने कैलकुलेट किया है, माइनस एम टाइम्स यू जी डॉट डॉट, ठीक है। सो यूं हम हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, और वो इक्वेशन वही है जो हार्मोनिक की इक्वेशन थी, फर्क सिर्फ ये था कि साइन के साथ जो भी क्वांटिटी है उसको अगर पी नॉट कह दिया जाए, बाकी वही इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। तो इस फर्क के साथ हम वो सारी थ्योरी जो अप्लाइड फोर्स के लिए डेवलप की है, अप्लाइड हार्मोनिक ग्राउंड मोशन के लिए भी वही थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। सो उसका रिस्पॉन्स भी यही होगा हार्मोनिक ग्राउंड शेकिंग का, कि शुरू में कुछ फ्लक्चुएशंस होंगी जो यू एच की वजह से होंगी, शुरू में यू एच जो है और यू पी दोनों मल्टीप्लाई, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, यू एच भी होगा यू पी भी होगा इसके अंदर, लेकिन कुछ देर के बाद वो लोकल फ्लक्चुएशंस खत्म हो जाएंगी, और ग्राउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, ग्राउंड की शेकिंग की फ्रीक्वेंसी, स्ट्रक्चर उसके साथ ट्यून हो जाएगा, और स्टेडी स्टेट हार्मोनिक रिस्पॉन्स अचीव हो जाएगा, यूपी रह जाएगा सिर्फ। सो सेम थ्योरी हम इसके लिए भी, हार्मोनिक ग्राउंड मोशन के लिए भी कह सकते हैं। सो लिहाजा यू ऑफ टी इस केस में होगा, अगर आप फोर्स के लिए देखें तो वो था यू ऑफ टी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स पे था पी नॉट ओवर के इंटू डी इंटू साइन ओमेगा बार टी माइनस थीटा पी, ये था हमारे पास u ऑफ टी स्टेडी स्टेट के केस में, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इस केस में भी हम इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन फर्क ये है कि d की जगह पे यहाँ पर एक और कांस्टेंट आ जाएगा r, जो कि d से थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी देखते हैं हम, और p नॉट ओवर k की जगह पे u g नॉट होगा, यानी पीक ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, ये है पीक ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, जो अप्लाइड ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट था उसका पीक नंबर। सो हमने थोड़ा सा, ऑल्दो के एग्जैक्टली वो उसी तरह भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है, डी की जगह पर एक कांस्टेंट और है आर, जिसको डायनामिक एम्पलीफिकेशन फैक्टर ही कह रहे हैं, और ये उसी तरह फ्रीक्वेंसी रेशियो और डैम्पिंग रेशियो का फंक्शन होगा, लेकिन इसमें और डी में थोड़ा सा फर्क है, और वो फर्क ये है कि आर इक्वल है ओमेगा बार बीटा स्केयर ओवर 1 माइनस बीटा स्केयर का स्केयर प्लस 2 जाई बीटा स्केयर। बीटा जो है वो वैसे तो ओमेगा बार ओवर ओमेगा है, लेकिन अगर हम इसको 2 पाई एफ बार और 2 पाई एफ लिख लें तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एफ बार ओवर एफ बी असल में बीटा ही है। सो लिहाजा बेसिकली ये है बीटा स्केयर ओवर अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्केयर का स्केयर प्लस 2 जाई बीटा होल स्केयर अंडर रूट पूरे पे है। सो बेसिकली ये बीटा स्केयर की जगह पे पहले 1 था तो हमने इसको d कह दिया था, अभी ये ऊपर बीटा स्केयर आ गया तो हमने इसको r कह दिया, ठीक है। ये अगर आप एग्जैक्टली उसी इक्वेशन में p नॉट की जगह पर वो चीज पुट करें तो आपके पास यही इक्वेशन आ जाएगी। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये बैक इक्वेशन में है बीटा स्केयर इंटू डी, r को मैं लिख सकता हूँ बीटा स्केयर इंटू डी, बिकॉज d में न्यूमिनेटर में 1 है, इंटू यू जी नॉट इंटू साइन ओमेगा बार टी माइनस फी, इस केस में जो फेज डिफरेंस है उसको फी कह दिया। तो अगर आप P नॉट की जगह पे वो सारा कांस्टेंट रखें जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया था, P नॉट की जगह पे ये पूरी चीज रखें, सेम इक्वेशन अप्लाई करें तो आपके पास
यही रिस्पॉन्स आएगा, ये पूरी चीज आ जाएगी। यूपी जो है वो ये आ जाएगा आपके पास। सो बीटा स्केयर इंटू डी को एक और कांस्टेंट का नाम दे दिया आर का। तो आर अब इस केस में डायनामिक एम्पलीफिकेशन फैक्टर है हार्मोनिक ग्राउंड मोशन के केस में। सो अगर आर 1 होगा, इसकी फॉर्म इसलिए बनाई है ये वाली कि अगर आप बैक जाके इक्वेशन में देखें तो आर की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो हम कह सकेंगे कि जो स्ट्रक्चर की डिस्प्लेसमेंट है और ग्राउंड की डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर है, पीक वैल्यूज अगर देखें, बिकॉज साइन की वैल्यू तो मैक्सिमम 1 हो सकती है। सो लिहाजा ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट को छोड़ के जो भी कांस्टेंट था उसको आर का नाम दिया। सो फॉर आर इक्वल टू 1 द स्ट्रक्चर विल हैव सेम एम्पलीट्यूड ऑफ शेकिंग एज द ग्राउंड शेकिंग। सो द सेम ग्राउंड अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इक्वेशन से या इस आर की वैल्यू से मालूम हो रहा है कि एक ही ग्राउंड शेकिंग जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए इक्वली हार्मफुल नहीं है, बिकॉज हर स्ट्रक्चर का अपना एक ओमेगा होगा। अगर एक ही ओमेगा बार की ग्राउंड शेकिंग अप्लाई की जाए तो हर एक का बीटा डिफरेंट आएगा, बिकॉज हर एक का ओमेगा फर्क है। तो ओमेगा बार ओवर ओमेगा, हर एक का जो बीटा है, या एफ बार ओवर एफ, हर स्ट्रक्चर का डिफरेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन इट्स ओन एफ। तो एक ही ग्राउंड शेकिंग की एफ बार की जो ग्राउंड शेकिंग है वो सारे स्ट्रक्चर्स पे अप्लाई की जाए, हर एक का रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। ईच स्ट्रक्चर विल हैव अ डिफरेंट एफ, रिजल्टिंगली अ डिफरेंट बीटा, रिजल्टिंगली अ डिफरेंट रिस्पॉन्स। ठीक है। सो एक ही अर्थ को एक सिटी में अगर आता है तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं, तो वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेंगे एक ही अर्थक्वेक में। इस केस में तो खैर अर्थक्वेक तो चूंकि हार्मोनिक ग्राउंड मोशन नहीं है, बट इमेजिन करें कि एक हाइपोथेटिकल अर्थक्वेक है जो हार्मोनिक ग्राउंड शेकिंग है। असल अर्थक्वेक तो असल में रैंडम होता है, वो हार्मोनिक नहीं होता। सो एंड पर सिर्फ ये देखते हैं कि जो आर की वैल्यू है, आर अब जेन में रखिएगा, वो है बीटा स्केयर ओवर वही सारी चीज 1 माइनस बीटा स्केयर का स्केयर प्लस 2 जाई बीटा होल स्केयर, ये अंडर रूट के अंदर ही है। तो आर की वैल्यू के भी बीटा के साथ अगर रेशो बनाई जाए और कर्व बनाया जाए उसी तरह फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व की तरह, ये बेसिकली बीटा है, फ्रीक्वेंसी रेशो इज इक्वल टू बीटा, तो वही 3 रेंजेस बनेंगी। फर्क सिर्फ एक होगा कि अब चूंकि टॉप पे बीटा स्केयर आ गया तो बीटा जब 0 के करीब इस रेंज में जब आप होंगे ना, सूडोस्टैटिक रेंज में, तो आर की वैल्यू बीटा चूंकि 0 के करीब है तो आर की वैल्यू भी 0 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट नहीं होगी। और दूसरा फर्क ये है कि जब तीसरी रेंज में आप होंगे, इनर्शियल रेंज में, और बीटा की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी, तो फिर आर की वैल्यू 1 के को अप्रोच करेगी। आप बीटा की वैल्यू बहुत हाई रख लें इसमें और पुट करके देख लें कि आर की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी। ठीक है, बिकॉज नीचे 1 माइनस बीटा स्केयर का स्केयर है प्लस 2 जाई बीटा का होल स्केयर है। सो लिहाजा आर की वैल्यू समरी ये हुई कि वो 0 से स्टार्ट होगी और 1 पे कन्वर्ज होगी, अनलाइक डी जो कि 1 से स्टार्ट हुई थी और 0 की तरफ कन्वर्ज हो रही थी। इस फर्क के साथ बाकी वही 3 रेंजेस हैं और वही 3 ऑब्जर्वेशंस हैं इधर भी, हार्मोनिक ग्राउंड मोशन के केस में भी, कि जब पहली रेंज में आप होंगे, जब आपका बीटा की वैल्यू बहुत कम होगी, उस केस में फी जो होगा वो 0 होगा, यानी जो फेज डिफरेंस है बिटवीन ग्राउंड शेकिंग एंड स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स, ये 0 होगा। और 0 होने का फिजिकली मतलब क्या है कि ग्राउंड शेकिंग और स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स ये आपस में एग्जैक्टली इन फेज है। ठीक है, लेकिन एम्पलीट्यूड बहुत लो होगा वाइब्रेशन का, बिकॉज आर की वैल्यू देखें ना बहुत कम है, 0 से स्टार्ट हुई है और बहुत कम वैल्यू है। और आप देखेंगे u ऑफ t इज इक्वल टू आर इंटू यू जी नॉट, ये भी जेन में रखें, आर इंटू यू जी नॉट टाइम्स साइन ओमेगा बार टी माइनस फी। सो लिहाजा एम्पलीट्यूड बहुत लो होगा लेकिन स्ट्रक्चर विल बी इन फेज विद ग्राउंड शेकिंग। तो इस केस में देखिए इन फेज कैसे है कि ग्राउंड जो है वो राइट साइड पर मूव हुई, स्ट्रक्चर भी उसके साथ राइट गया, ग्राउंड वापस आई मीन पोजीशन पे, स्ट्रक्चर उसके साथ वापस आ रहा है, ग्राउंड लेफ्ट पे गई, स्ट्रक्चर भी लेफ्ट पे जा रहा है, तो ये है इन फेज, फी 0 है। इसी तरह अगर आप बी में देखें
जो कि रेजोनेंस का केस बनता है, इसमें फी 90 होगा। और 90 का मतलब यह है कि द रिस्पॉन्स ऑफ अ स्ट्रक्चर लैग्स फ्रॉम द ग्राउंड शेकिंग बाय अ क्वार्टर साइकिल। ठीक है, ग्राउंड शेकिंग से π/4 ये जो है π/2 का फेज डिफरेंस होगा स्ट्रक्चर के रिस्पॉन्स का। देखिए अब ये फिजिकली कैसे दिखाया हुआ है कि जब मीन पोजीशन पे थी ग्राउंड अपनी जगह पर है, रेस्ट पर है, मीन पोजीशन पे, स्ट्रक्चर ऑलरेडी पीक पर है। जब ग्राउंड जो है वो पीक पर गई है, यानी राइट वर्ड मूव की है, तो स्ट्रक्चर रेस्ट पे आ गया, स्ट्रक्चर बिल्कुल अनडिफॉर्म शेप की तरह हो गया। ग्राउंड जब दोबारा से मीन पर वापस गई है तो स्ट्रक्चर दूसरी डायरेक्शन में पीक पर है। और इसी तरह जब ग्राउंड जब अपनी दूसरी डायरेक्शन में पीक पर गई है तो स्ट्रक्चर रेस्ट पोजीशन पे है। तो इन सारों में ये ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब ग्राउंड एक डायरेक्शन में पीक पे होती है, स्ट्रक्चर बिल्कुल मीन पोजीशन में होता है, और जब ग्राउंड मीन पर होता है तो स्ट्रक्चर पीक पोजीशन पर होता है। ठीक है, सो ये है π/2 या 90 डिग्री फेज डिफरेंस होने का मतलब। ये रेजोनेंस के केस में होगा। और थर्ड केस है कि जिसमें मैस ऑफ द स्ट्रक्चर रिमेन्स एट द सेम प्लेस ड्यू टू हाई इनर्शियल फोर्स व्हाइल द ग्राउंड शेक्स। सो इस केस में क्या है कि स्ट्रक्चर जब अर्थ जो है वो मीन पोजीशन पर है, स्ट्रक्चर भी मीन पर है। जब ग्राउंड मोशन जो है वो एक तरफ को मूव हुई है, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, स्ट्रक्चर फिर भी मीन पर है। ग्राउंड वापस आ गई अपनी मीन पोजीशन पे, स्ट्रक्चर वहीं है। ग्राउंड दूसरी डायरेक्शन में पीक पर चली गई लेकिन स्ट्रक्चर वहीं पे। सो अपने इनर्शिया की वजह से ग्राउंड हमेशा अपनी जगह पर मौजूद रहेगा लेकिन अर्थ उसके नीचे शेक कर रही है। सो ग्राउंड शेकिंग का और स्ट्रक्चर की मूवमेंट का हमेशा जो एम्पलीट्यूड है, जो फेज डिफरेंस है, वो 180 डिग्री रहेगा, ऑपोजिट रहेंगे ये। सो बी के केस में देयर विल बी लार्ज डायनामिक रिस्पॉन्स ड्यू टू रेजोनेंस, लेकिन ए और सी के केस में लार्ज रिस्पॉन्स नहीं होगा। ए के केस में बड़ा स्मॉल रिस्पॉन्स होगा, और सी के केस में जो ये तीसरा केस है, इस केस में आर की वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, विच मीन्स के जो यू ऑफ टी है वो ऑलमोस्ट यू जी नॉट ही हो जाएगा, यानी ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट के ही बराबर हो जाएगा। यानी स्ट्रक्चर की जो डेफॉर्मेशन है वो ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट के ही बराबर होगी अप्रोक्सीमेटली। यानी दूसरे मानों में स्ट्रक्चर एक जगह खड़ा रहा और बस अर्थ शेक हुई उसके नीचे, तो रिलेटिव मोशन जो स्ट्रक्चर की बनी वो ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट ही के बराबर अप्रोक्सीमेटली बन गई। इस केस में स्ट्रक्चर और ग्राउंड शेकिंग दे आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। तो सिमिलर ऑब्जर्वेशन है ये जो अप्लाइड हार्मोनिक फोर्स के केस में जो ऑब्जर्वेशंस थी फेज डिफरेंस की, उसी तरह की ऑब्जर्वेशन हार्मोनिक ग्राउंड मोशन के केस में भी है। सो हार्मोनिक लोडिंग और हार्मोनिक ग्राउंड शेकिंग की डिस्कशन यहीं पे एंड करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम टू इम्पल्स लोडिंग, एंड देन उसके बाद जनरल डायनामिक लोडिंग, यानी जिसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है, बिल्कुल रैंडम लोडिंग है, उसमें हमारा सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। सो ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।